ये कहानी तालीमी मकासद के लिए है, इसके सारे किरदार फर्जी है और सिर्फ आपको लुत्फ देने के लिए लिखी गई है। 1. दोस्तों, ये उन दिनों की बात है कि जब हमारे मालिक मकान ने साल से कबल ही मकान का किराया बढ़ा दिया था और इतना बढ़ाया कि मजबूरना हमें वो मकान खाली करना पड़ा और बड़े ही शार्ट नोटिस पर हमें एक नया घर किराए पर लेना पड़ा और हम पहली से पहले वहाँ शिफ्ट हो गए। कुछ दिन तो मकान की सेटिंग में लग गए। जब सारा काम सीट हो गया तो फिर एक दिन मैं अपने पुराने महल्ले में दोस्तों से मिलने गया, जो कि ज़्यादा दूर ना था। महल्ले में दाखिल होते ही मुझे अंजुम मिल गया, जो कि मेरी तरह ही एक टेरुक्रू था। चनाचा इसने बातों बातों में मुझे बताया कि इसके पास एक मशहूर नावल उस्तानी जी आया है जो बड़ा ज़बरदस्त है और वो इसको पढ़कर अब तक 3-4 दफ़े ख्याल भी कर चुका है। इसकी ये बात सुनकर मैंने भी इससे नावल पढ़ने के लिए मांगा तो इसने पहले तो साफ इनकार कर दिया, लेकिन फिर काफ़ी मिन्नत तरलों के बाद वो बमुश्किल इस बात पर राज़ी हुआ कि मैं इसे शाम तक हर हाल वापस कर दूंगा, क्योंकि वो जिस लाइबर वाले से लाया था इसे मैं अच्छी तरह जानता था कि वो बड़ा सख्त और बुरा बंदा था। क्योंकि जब भी हम इसको नावल वापस करने जाया करते थे तो वो नावल का एक एक सफ़हा चेक किया करता था, और अगर किसी ने नावल के बीच में से कोई सफ़हा फाड़ा होता था तो वो हमसे पूरी किताब के पैसे चार्ज करता था और बेइज्जती अलग से करता था। और हम इससे इसलिए भी डरते थे कि इसका भाई थाने को तवाली में हवालदार लगा हुआ था, जिसकी वो हमको हर वक्त तलिया लगाता रहता था। हाँ, तो अंजुम ने मुझे बताया कि यार, चूंकि ये नावल इस लाइब्रेरी में अभी आया है इसलिए इसने कहा था कि इसे हर हाल में आज शाम तक वापस करना होगा। फिर कहने लगा, और यार तो जानता ही है कि वो इस्मान मिले में किस कदर वाक़या हुआ। अब मेरे साथ प्रॉब्लम ये थी कि मैंने शाम को हर सूरत ट्यूशन पढ़ने जाना होता था, और बात ऐसी थी कि मैं ट्यूशन से छठी करने का सोच भी सकता था, लेकिन मैडम ज़ेबा उर्फ उस्तानी जी हाँ, महल्ले में वो इसी नाम से मशहूर थी, छठी करने पर बला मारती थी। वैसे भी वो इतनी सख्त थी कि मैं तो क्या, पूरे महल्ले के लड़के लड़कियां जो भी उनसे ट्यूशन पढ़ते थे और जो नहीं भी पढ़ते थे वो सब न सिर्फ उनसे डरते थे बल्कि हम जैसों की तो उनका नाम से ही जान जाया करती थी। छोटों के साथ साथ महल्ले के बड़े भी उस्तानी जी का बड़ा एहतराम करते थे और उनकी कोई बात न टालते थे। इसलिए महल्ले का कोई भी लड़का मैडम ज़ेबा की ट्यूशन से चाहकर भी छठी ना कर सकता था। दोस्तों, अब मैं आपको मैडम ज़ेबा के बारे में कुछ बताता हूँ। जिस वक्त की ये बात, इस वक्त वो कोई 45-50 के पीटे में होंगी। उनका जिस्म थोड़ा मोटा और इसके साथ उनका थोड़ा सा पेट भी बड़ा हुआ था, लेकिन कद लंबा होने की वजह से उनके पेट का इतना पता नहीं चलता था। इसके साथ छाती उनकी काफ़ी बड़ी बड़ी थी, गाल गोरे और सुर्खी माइल होंठ अलबत्ते बारीक और पतले पतले थे, जो उनके मिजाज की सख्ती का पता देते थे। मजमूई तौर पर इस उम्र में भी मैडम ज़ेबा उर्फ उस्तानी जी इस उम्र में भी बड़ी खूबसूरत और ग्रेस थी। मजमूई तौर पर मैडम ज़ेबा बड़ी अच्छी औरत थी, पर जब मामला पढ़ाई का आता था तो पता नहीं क्यों उनको जिन चल जाता था और वो बहुत ज़्यादा सख्ती करती थी, और इस वक्त उनका गुस्सा देखने वाला होता था। लगता ही नहीं था कि ये वही शफीक औरत है जो अभी थोड़ी देर पहले ही बड़े प्यार से पलाई रही थी। उनके खावंद की बाला मार्केट रावलपिंडी में कपड़े की दुकान थी। वो सुबह 10 बजे काम पर जाता और फिर रात गए ही वापस आया करता था। उनका बड़ा बेटा भी बाप के साथ दुकान पर ही होता था, जबकि दूसरा बेटा एबट आबाद पब्लिक स्कूल एबट आबाद में पढ़ता था और वहीं हॉस्टल में रहता था और बस वीकएंड पर ही घर आता था। मैडम ज़ेबा का घराना एक पढ़ा लिखा, इल्म दोस्त और खुशहाल घराना था। उनके साथ मसला ये था कि वो सारा दिन घर पर अकेले पले बूर होती थी, इसलिए अपनी बोरियत को दूर करने के लिए वो बच्चों को फ्री ट्यूशन पढ़ाती थी, और इस मकसद के लिए वो खुद महल्ले के घरों में जाकर बच्चों को अपने पास लाने के लिए कहती थी। इसकी एक वजह यह भी थी कि उनको पढ़ाने का बड़ा शौक था, इसीलिए वो ट्यूशन की मद बच्चों में से कोई पाई पैसा ना लेती थी। तभी तो महल्ले के सारे बच्चे उनसे पढ़ने आते थे, और वो पढ़ाती भी बहुत अच्छा थी। और जैसा कि पहले बताया है कि पढ़ाई के मामले में वो किसी राव रियायत की कायल ना थी, और जहाँ ज़रूरत पड़ती वो खूब फेंटी लगाती थी। इस सिलसिले में महल्ले वालों ने उनको फ्री हैंड दे रखा था। वैसे तो वो हमें अकेले ही पढ़ाया करती थी, लेकिन उनकी एक दोस्त जो उनकी करीबी रिश्तेदार भी थी, इम्तिहानों के दिनों में बच्चों के टेस्ट वगैरह लेने में उनकी हेल्प करती रहती थी। मैडम बिजी हो तो वो हमको पढ़ा देती थी, वरना आम तौर पर वो चुपचाप मैडम ज़ेबा को पढ़ाते हुए देखती रहती थी। मैडम ज़ेबा की तरह ये भी बहुत पढ़ी लिखी थी और उनका घर उनके साथ ही वाक़या था। मैडम ज़ेबा की तरह ये भी काफ़ी खुशहाल
खातून थी और चूंकि घर में पले पले बूढ़ होती थी इसलिए उनका ज्यादा टाइम मैडम के घर ही गुजारती थी। नाम उनका निदा था और वो एक बेवा खातून थी और उन्होंने अपने खावंद के मरने के बाद दूसरी शादी ना की थी, बल्कि अपने इकलौते बेटे पर ही सारी तवज्जो दी थी, जो काफ़ी पढ़ लिख तो गया लेकिन नौकरी की बजाय वो अपनी दुकान पर बैठता था और से 20 सुबह जाता और रात को ही वापस आता था। मैडम ज़ेबा के बरअक्स निदा मैम बड़ी ही सवीट और हमदर्द खातून थी। वो उम्र में ज़ेबा मैडम से काफ़ी कम थी। मेरा ख्याल है वो इस वक्त 35-40 की होंगी, लेकिन एक दूसरे के साथ उनका रवैया ऐसा था कि जैसे वो हम उम्र हों। अलर्ज दोनों में बड़ी ही अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी। दोनों ही बड़ी प्यारी और रिश्तेदार होने के साथ साथ बड़ी गहरी दोस्त भी थी। फारिग टाइम में दोनों एक दूसरे के साथ जरी बातें करती रहे। बस एक फ़र्क ये था कि मैडम ज़ेबा के बरअक्स निदा मैम बड़ी ही फ्रेंडली और नर्म मिजाज की औरत थी। हम सब ने अगर कोई बात कहनी हो तो उन्हीं से कहते थे, क्योंकि उनके अलावा मैडम ज़ेबा के सामने बात करने की किसी और में हिम्मत ना थी। हम जब नए नए इस महल्ले में आए थे तो एक दिन निदा और मैडम ज़ेबा हमें वेलकम करने के लिए हमारे घर आई थी और फिर बातों बातों में उन्होंने उम्मी को बताया था कि वो महल्ले के बच्चों को मुफ्त ट्यूशन पढ़ाती हैं। मुफ्त का नाम सुनकर उम्मी ने उनसे मुझे भी पढ़ाने की दरख्वास्त कर दी थी, जो उन्होंने बखुशी मंजूर कर ली थी, लेकिन साथ शर्त ये रखी थी कि वो मुझे अपने तरीके से पढ़ाएगी। उनकी बात समझकर उम्मी ने उनको इजाज़त दे दी और कहा कि जो मर्जी है करे, मेरे बेटे को बस लायक बना दे। और यू शिफ्टिंग के साथ ही मेरी ट्यूशन भी लग गई थी और मैंने वहाँ आना जाना शुरू कर दिया। उन दिनों चूंकि मैं बड़ा आवारा फिरा करता था और उम्मी मेरी इस हरकत से बड़ी तंग थी, इसलिए उन्होंने मीर मोहे को ख़ास ताकीद की थी कि चाहे कुछ भी हो जाए मुझे छठी हरगज़ ना करने दी जाए। और उम्मी की ये बात मैडम ज़ेबा ने ख़ास तौर पर अपने पलों से बांध ली थी और मुझे ख़ास तौर पर अपने ज़ेर साया अपनी कड़ी निगरानी में रखा हुआ था। इसीलिए मैं किसी भी हाल में ट्यूशन से छठी ना कर सकता था। चुनांचे मैंने नावल घर में पढ़ना शुरू कर दिया, जो कि वाकया ही बड़ा ज़बरदस्त था, लेकिन ट्यूशन का टाइम हो गया था और मेरा नावल छोड़ने को कतना दिल ना कर रहा था। और दूसरी तरफ मिसला ये भी था कि मुझे ये नावल शाम को हर हाल में वापस करना था। चुनांचे काफ़ी सोच और विचार के बाद मैंने फ़ैसला किया कि नावल को अपने साथ ट्यूशन पर ले जाता हूँ और वहाँ मौका देखकर नावल का बकाया हिस्सा पढ़ लूँगा। ये सोचकर मैंने अपने बस्ते में वो नावल रखा और ट्यूशन पढ़ने चला गया। यहाँ मैं ये बता दूँ कि मैडम से ट्यूशन पढ़ने वाले हम कोई 10-12 स्टूडेंट थे, जिनमें 2-4 लड़कियाँ भी शामिल थीं। चुनांचे वहाँ जाकर मैं ने जल्दी से अपना होमवर्क ख़त्म करके मैडम को चेक भी करवा दिया। और चूँकि मुझ पता था कि मैडम किसी भी हाल में मुझे कब्ल अज़ वक्त छठी ना देगी, इसलिए मैं चुपचाप कमरे के एक कोने में जाकर बैठ गया। और जब देखा कि मैडम दूसरे बच्चों के साथ मगन हो गई हैं तो मैंने मौका गनीमत जानकर प्लान के मुताबिक अपनी अंग्रेज़ी की किताब निकाली और इसको खोल लिया। फिर उधर उधर देखकर चुपके से इसके अंदर उस्तानी जी वाला नावल रखा और एक दफ़ा फिर चूर नज़रों से उधर उधर देखा। सब लोग अपने अपने कामों में मसरूफ़ नज़र आए, सो हर तरफ से मुतमईन होकर मैंने नावल पढ़ना शुरू कर दिया। दोस्तों, अगर आप लोगों ने ये बिक पढ़ी है तो आप अच्छी तरह से जानते होंगे कि ये उनका सबसे ज़्यादा हाट इस ज़माने के लिहाज से जज्बात को बरंगेख्त करने वाला नावल था। ऊपर से इस वक्त मेरी बाली उम्र ये सोने पर सुहागा वाला काम था। मुझे अच्छी तरह से याद है, इस ज़माने में अगर हम कहीं से औरत आ मर्द जैसा लफ्ज़ लिखा पढ़ लेते तो इस लफ्ज़ के सुनते ही हमारे सारे जिस्म में सुन्नी सी दौड़ जाया करती थी और ख़ास सर उठा लिया करती थी। और इस पर यह कि मेरा मिजाज ललकपन से ही आशिकाना था। हाँ, तो मैं कह रहा था कि मैं बला डूब कर नावल पढ़ रहा था और इसकी सतर से लुत्फ़ अलिफाते रहा था। और जाहिर है कि वो भी खाश मस्त था और ऊपर से शलवार दिखाई दे रही थी, लेकिन फ़िक्र की कोई बात ना थी कि बंदा अलती पालती मारे करास बनाकर बैठा था और ऊपर किताब धरी थी। लेकिन सच्ची बात तो ये थी कि मैं किताब पढ़ने में इतना महव था कि मुझे इस बात का एहसास ही ना था कि मैं कहाँ हूँ और मेरा हल क्या है। एहसास तो तब हुआ जब अचानक मैडम ज़ेबा ने मुझे कान से पकड़ा और इसे इस कदर ज़ोर से मरोड़ा कि मुझे नानी याद आ गई और मैं हड़बड़ा कर ऊपर देखने लगा और ज़ेबा मैडम पर नज़र पड़ते ही मेरे फरिश्ते कोच कर गए। फिर मैडम ने मुझे कान से पकड़े पकड़े ऊपर को अलिफ़ाते आलिफ। इस दौरान जब मैडम ज़ेबा मुझे कान से पकड़कर ऊपर को उठा रही थी तो इसी वक्त मैडम निदा ने मेरे हाथ से अंग्रेज़ी की किताब
जिसके अंदर वो नावल भी भुत छीन ली, और फिर जैसे ही उन्होंने किताब को खोला तो इसमें तो उनकी नज़र नावल पर पड़ गई और वो इसे देखने लगे। इसी वक्त मैडम ज़ेबा ने वो नावल हाथ में पकड़ा और एक नज़र देखकर ही समझ गई, और फिर वो मेरी तरफ मुड़ी और बड़े ही गुस्से में बोले, अच्छा तो ये सबक पढ़ा जा रहा था। फिर उन्होंने अपना मुंह निदा मैडम की तरफ किया और बोली, मैं भी कहूँ ये लड़का इतना महव होकर अपना सबक तो हरगिज़ नहीं पढ़ सकता। इसके बाद उन्होंने मेरी तरफ देखा और बड़े तंज से बोले था, तो ये पढ़ रहे थे आप? नावल इतना रंगीन था कि रंगे हाथों पकड़े जाने के बावजूद भी मेरे जिज़्बूहे पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा था, और वो वैसे का वैसे था। और जब मैडम ज़ेबा मुझे डांट पला रही थी तो इस वक्त भी वो बुरी तरह। अचानक मैडम निदा की नज़र मेरी शलवार पर पड़ गई, तो वो देखकर हैरत के मारे उनकी आंखें फैल गई, और मैंने कुन अखियों से देखा तो वो बड़े गौर से देखे जा रही थी। मेरे ख्याल में उनके गुमान में भी ना था कि एक दुबले पतले इस वक्त से लड़के का इतना ताकतवर भी हो सकता है। तब मैंने उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक देखी और वो मैडम ज़ेबा की तरफ बढ़ी और बोले, 1 मिनट ज़ेबा। लेकिन मैडम इस वक्त अपने गुस्से के उरूज पर थी। उन्होंने उनकी एक ना सुनी और मुझे एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया और गुस्से से कांपते हुए बोले, अभी और इसी वक्त यहाँ से दफा हो जाओ। कहानी जारी है। पार्ट 2 के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।